एक छोटे से गांव में गंगाराम नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी मीना और बेटा रमेश के साथ रहता था। गंगाराम के पास एक छोटी सी जमीन थी जिससे वो थोड़ा बहुत अनाज उगाकर अपना गुजारा करता था। एक दिन गंगाराम की पत्नी उससे कहती है, सुनते हो, अब घर में अनाज लगभग खत्म हो गया है, रमेश भी भूखा है। इस बार अच्छे से फसल का ध्यान रखना होगा, कहीं पिछली बार की तरह हुआ तो हम तो भूखे मर जाएंगे। हाँ मीना। गंगाराम ने भारी मन से सिर हिलाया। वो जानता था कि अब उसे गांव के सबसे बड़े व्यापारी सेठ लालचंद के पास जाना ही पड़ेगा। गंगाराम घर से बाहर निकलता है और सेठ लालचंद के घर की ओर चल पड़ता है। सेठ लालचंद, जो गांव का सबसे बड़ा व्यापारी था, दिल का बहुत कठोर और लालची था। दरवाजे पर खड़ा होकर गंगाराम कुछ देर सोचता रहा। क्या मैं फिर से कर्ज मांग कर सही कर रहा हूँ? मैं कब तक दूसरों पर निर्भर रहूंगा? फिर वो सिर झुकाकर सेठ के सामने गया। सेठ जी, मैं आपके पास मदद मांगने के लिए आया हूँ। कृपया आप मुझे थोड़े रुपए दे देते तो अच्छा होता। धीरे धीरे करके मैं आपको वे सब लौटा दूंगा। लेकिन सेठ ने तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहा, अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पैसे दूं? देखो गंगाराम, तुम्हारे पास पहले से ही बहुत कर्ज बाकी है, पहले वो चुकाओ, फिर कुछ और मांगना। हाँ, पर यदि तुम अपनी जमीन मुझे दे दो तो शायद मैं तुम्हारा कर्ज माफ कर सकता हूँ। सेठ जी, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा फैसला है। वो जमीन मेरे परिवार की बहुत पुरानी संपत्ति है, उसे मैं कैसे बेच सकता हूँ? माफ करना सेठ जी, मैं आपको जमीन नहीं बेच सकता। तो फिर जाओ, यहाँ किस लिए आए हो? मैं कोई भंडारा नहीं चला रहा। ये सुनते ही गंगाराम का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। निराश मन से वो बिना कुछ कहे वहां से लौट आया। घर पहुंचते ही मीना ने उससे पूछा, क्या हुआ जी, कुछ मदद मिली कि नहीं? नहीं मीना, सेठ जी ने मदद करने से इनकार कर दिया। मुझे पता था, हम जैसे गरीब लोग उनके कोई काम नहीं आते हैं ना, इसलिए। सुनिए, आप सुबह से भूखे हो, थोड़ा खाना खा लीजिए। गंगाराम चुप रहा। उसकी आंखें जमीन पर टिकी थीं। रमेश पास बैठा था, वो भूख से तड़प रहा था। गंगाराम का दिल और भी भारी हो गया। मीना ने जो थोड़े बहुत चावल बचे थे उसी से खिचड़ी बनाई और वही सभी को खाने के लिए दिया। गंगाराम चुपचाप खाने लगा, लेकिन हर निवाला उसके गले से कांटे की तरह उतर रहा था। थोड़ी ही देर बाद आसमान में बादल घिर आए। बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी। गंगाराम ने सोचा, शायद खेत की फसल को पानी मिल जाए तो कुछ राहत हो। फिर वो फावड़ा लेकर खेत की ओर निकल गया। खेत पहुंचकर मिट्टी संभालने लगा, लेकिन तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में पानी इतना बढ़ा कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। गंगाराम खेत के बीच खड़ा होकर आसमान की ओर देखता हुआ रो पड़ा। हे भगवान, मैंने क्या पाप किया है? एक तो फसल भी बर्बाद हो गया और ऊपर से सेठ जी का कर्ज। मैं मेहनत करता हूँ पर परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकता। क्या मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ? अब इस जीवन का कोई मतलब नहीं रहा। निराशा में डूबकर गंगाराम खेत से बाहर निकला। पास ही एक बड़ा पीपल का पेड़ था। गंगाराम उसके पास पहुंचा। उसने अपने गले से गमछा निकाला और पेड़ की मजबूत डाली से बांध दिया। हे प्रभु, मेरी मजबूरी को समझना। मैं अब और नहीं सह सकता।
मीना और रमेश को संभालना अब आपके हाथ में है। ये कहते हुए उसने गमछा गले में डालकर लटकने की कोशिश की। चारों तरफ अंधेरा छा गया। एक पल में ही सब कुछ सन्नाटा हो गया। बरसते बादलों की गड़गड़ाहट, भीगी मिट्टी की खुशबू और हवा का सन्नाटा, मानो पूरी प्रकृति भी गंगाराम के दुख में रो रही हो। गंगाराम के घर न लौटने से मीना और रमेश चिंतित थे। बेटा रमेश, तेरे पिता खेत पर गए हैं। इतनी रात हो गई और अभी तक वापस नहीं आए। कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, जाके देख के आना। आप चिंता मत करो माँ, मैं अभी जाकर देखता हूँ। उसके बाद रमेश अपने पिता को ढूंढने के लिए खेत की ओर जाता है। खेत पहुंचकर वो अपने पिताजी को ढूंढता है। उसे अपने पिता तो कहीं नजर नहीं आते, पर मिट्टी में पड़ा हुआ वो फावड़ा दिखाई देता है जो उसके पिता घर से ले गए थे। ये देखकर रमेश थोड़ा बेचैन हो उठता है। अगर फावड़ा यहाँ है तो पिताजी कहाँ चले गए? वो चारों तरफ ढूंढता है, पर कहीं भी उसके पिता नजर नहीं आता। मैंने कितना ढूंढा, पर पिताजी कहीं नजर क्यों नहीं आए? यहाँ तो इस अंधेरे जगह पर मुझे बहुत डर भी लग रहा है। मैं और यहाँ नहीं रुक सकता। अंधेरे में रमेश को बहुत डर भी लग रहा था, इसलिए वो और नहीं रह सका। माँ, मैंने ढूंढा पर मुझे पिताजी कहीं नहीं मिला। हे भगवान, ये मिल क्यों नहीं रहा? आखिर ये कहाँ गए? अगली सुबह एक आदमी माथे पर सब्जियां लेकर जा रहा था। ला 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 ला, आज की सब्जी बहुत ताजी है। इसे बेचकर तो मैं 2 गुना पैसे कमाऊंगा। तभी उसकी नजर पीपल के पेड़ की ओर गई। उसे वहां कुछ लटकते हुए दिखाई दिया। उसने जब पास जाकर देखा, अरे अरे, ये तो गंगाराम है। भगवान, इसने तो आत्महत्या कर ली है। मैं अब क्या करूं? तो ये देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और जल्दी से गांव जाकर सबको बुलाता है। अरे गांव वालों, जल्दी से चलो, सब कुछ अनर्थ हो गया। पर क्या हुआ ये तो बताओ। अरे वो नदी के किनारे जो पीपल का पेड़ है ना, वहां पे गंगाराम ने आत्महत्या कर ली है भाई। क्या गंगाराम ने आत्महत्या कर लिया? हे भगवान, चलो भाइयों, जल्दी से चलो। गांव वाले जल्दी से दौड़कर आते हैं और गंगाराम को उतारकर उसके घर ले जाते हैं। गंगाराम को ऐसे देखकर मीना और रमेश वहीं बैठकर रोने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? हम तो आपके बिना जी भी नहीं पाएंगे। सभी लोग ये देखकर हैरान थे। धीरे धीरे समय बीतता है। गंगाराम के चले जाने के बाद मीना बहुत उदास रहने लगी। रमेश भी अपने पिता को याद करके दुखी हो जाता था। रात का समय, तेज बारिश, झोपड़ी की टूटी छत से पानी टपक रहा था। अंदर एक बुझता हुआ दीपक टिमटिमा रहा था। मीना बिस्तर पर पड़ी थी। तेज बुखार से उसका चेहरा लाल था। रमेश भी उसके पास बैठा था। वो रोते हुए अपनी माँ के सिर पर हाथ फेरता है। माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ, मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर ले आता हूँ। रमेश नंगे पांव चलकर कीचड़ में फिसलता है, पर हार नहीं मानता। वो वेद जी के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजे को जोर जोर से खटखटाता है। वैद्य जी, दरवाजा खोलिए। वेद जी दरवाजा खोलते हैं और हाथ में एक लालटेन लेकर बाहर निकलते हैं। क्या हुआ रमेश बेटा, और इतनी रात को तुम भीगते हुए मेरे घर आए? क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? वैद्य जी, जल्दी से हमारे घर पर चलिए, माँ को बहुत बुखार आया है। ये क्या बोल रहे हो बेटा? चलो मैं अभी जाता हूँ, तुम घबराना मत।
ये तेज बुखार है। रुको, मेरे पास एक जड़ी बूटी है, मैं अभी तुम्हें देता हूँ। वैद्य जी मीना को देखते हैं और फिर दवा की पोटली खोलते हैं। बस अच्छे से पीसकर तुम्हारे माँ के सिर पर लगा दो, सुबह तक हालात सुधर जाएंगे। उसके बाद रमेश जल्दी से औषधि तैयार कर लाता है। औषधि पिलाने के बाद मीना की तबीयत थोड़ी हल्की होती है। माँ, अब तुम ठीक हो जाओगी। अगली सुबह माँ और बेटा झोपड़ी के बाहर बैठकर सोच रहे थे। माँ, ऐसे कब तक जिएंगे? रोज अधपेट सोते हैं, कहीं कोई काम नहीं मिलता, हम ऐसे कब तक जी पाएंगे? बेटा, हमें हमेशा भगवान पर भरोसा रखना होगा। तुम्हारे पापा चले गए, अब हमें मिलकर हर मुश्किल का सामना करना होगा। चिंता मत कर, मेहनत से ही पेट भरेगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हम खुद का कुछ काम शुरू करेंगे बेटा, अपनी मेहनत की रोटी खाएंगे। गांव में मजदूरी के लिए भी कोई काम नहीं बचा और फसल तो मुश्किल से खाने लायक ही हो पाती है। बेटा, हमारे पास हिम्मत और हुनर है। मैं कचौड़ी अच्छे बना सकती हूँ। अगर सड़क किनारे एक छोटी सी ठेला लगा लें तो हमारा काम बन सकता है। हाँ माँ, ये विचार तो ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है, दुकान कैसे खोलेंगे? माँ, उसके लिए तो चूल्हा, आटा और सब्जियां चाहिए, हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। बेटा, कुछ भी आसान नहीं होता, हमें कोशिश करनी होगी। मीना अपनी बची हुई पुरानी कंगन निकालती है और पास के सुनार के पास बेचने जाती है। रमेश भी उसके साथ जाता है। ये खास सोना नहीं है बहन जी, इसके बदले तो मैं आपको सिर्फ 500 रुपया ही दे सकता हूँ। पर भाई साहब, ये तो बहुत कम है। हाँ, तो इससे ज्यादा और नहीं होगा। कोई बात नहीं भाई साहब, दे दीजिए। सिर्फ 500 रुपए ही मिला? हाँ बेटा, जब किस्मत साथ ना दे तो कोई साथ नहीं देता है। देखना, इतनी कीमती सोना के बदले सिर्फ 500 रुपए ही मिला। मीना पैसे लेकर किराना की दुकान पर जाती है और जरूरत के हिसाब से मैदा, तेल और मसाले खरीदती है और टूटी फूटी कुछ लकड़ियों से एक ठेला भी बनवाती है। अगली सुबह सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे मीना अपना ठेला लगाती है। रमेश ग्राहकों को बुलाता है। आइए, गर्मा गर्म कचौड़ी खा के जाइए, सिर्फ 5 रुपए में स्वादिष्ट और ताजा। तभी एक मजदूर ग्राहक आता है। अरे दीदी, मुझे 2 कचौड़ियां देना। भाई, अभी देती हूँ। और कचौरी खाकर खुश होता है। वाह, ये कचौड़ियां तो सचमुच में बहुत स्वादिष्ट हैं। धन्यवाद भैया, मेहनत से बनाए हैं, प्यार से खाइए। धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगती है। माँ, आज तो पहला दिन ही है और पहले दिन से ही अच्छी बिक्री हो रही है। हाँ बेटा, मेहनत का फल मिलने लगा है, लेकिन हमें और मेहनत करनी होगी। रमेश और मीना की मेहनत रंग लाने लगती है। शाम का समय, सड़क के किनारे बने मीना के छोटे से ठेले पर हलचल थी। बेटा, कचौड़ी बनाई हो तो फिर मुझे 2 कचौड़ियां देना। बहुत स्वादिष्ट है बेटा, मानो तेरे हाथ में जादू है, जादू। धन्यवाद चाचा। ऐसे ही चलते रहना, एक ना एक दिन जरूर सफल हो जाओगी। हाँ चाचा, आप लोगों के प्यार और ऊपर वाले के आशीर्वाद से बस अच्छा ही चल जाए, यही मेरी प्रेरणा है। तभी सेठ लालचंद एक कार पर सवार होकर आता है और दूर से दुकान को देखता है। अरे, ये तो वही गंगाराम की पत्नी है जिसने मुझे जमीन देने से मना किया था। इसे तो मैं देख लूंगा। ये बोलकर सेठ जी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। रात का समय, झोपड़ी में माँ बेटे बैठे थे। माँ, आखिरकार आज हमने जीत हासिल कर ली।
बेटा, ये जीत नहीं, मेहनत की सच्ची शुरुआत है। अब हमें और ईमानदारी से काम करना होगा। अगली सुबह फिर से गर्मा गर्म कचौड़ियां बनाकर मीना और रमेश ठेला लेकर निकल जाते हैं। उनके ठेले पर बहुत भीड़ थी। अचानक कुछ गुंडे वहां आ जाते हैं। रमेश और मीना घबरा जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? ये ठेले किसके हैं? ये ठेले तो हमारे हैं। क्यों, कोई दिक्कत है क्या? सड़क पर कौन ठेला लगाते हैं रे? क्या ये तेरा बाप का है? तुरंत हटाओ यहाँ से। अगर ठेला यहाँ लगानी है ना तो हमारे सेठ को हफ्ता देना पड़ेगा। क्या मंजूर हो ना? तुम्हारा सेठ कौन है? सेठ लालचंद, जिसके नाम से ही सब कांपते हैं। साहब, हम गरीब हैं। हम मेहनत से खाना बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। तुम्हारा हफ्ता कैसे दे पाएंगे? बस अपना पेट पालने के लिए ये दुकान लगाई है। माइये, ज्यादा रोना धोना बंद कर, ठीक है? तेरे को अगर हफ्ते नहीं देना है ना तो कल से ठेला भी इधर नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है? गुंडे वहां से चले जाते हैं, लेकिन मीना शांत रहती है। माँ, हम मेहनत से काम कर रहे हैं, फिर भी हमें हटाने की धमकी दी जा रही है। माँ, अब क्या करेंगे? क्या अब हमें अपना ठेला बंद करना होगा? बेटा, संसार में गरीबों की परीक्षा हर मोड़ पर होती है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। अगर दुकान बंद करनी पड़ी तो करेंगे, पर हम मेहनत करने वाले लोग हैं। इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। जहाँ चाह वहाँ राह। अगर यहाँ दुकान नहीं चला सकते तो दूसरी जगह देखेंगे। अगले दिन एक छोटे से मैदान में वे दोनों अपना ठेला लगाते हैं। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगते हैं और इस बार मीना की दुकान पहले से भी ज्यादा अच्छी चलने लगती है। अरे वाह, अब तो दुकान और अच्छी हो गई है और यहाँ तो लोगों की लंबी लाइन लग गई। एक एक करके ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगती है। मीना और रमेश दोनों व्यस्त थे। आपकी कचौरी इतनी स्वादिष्ट है कि क्या ही बोलो। पेट भी भरता है और दिल भी खुश हो जाता है। हाँ बहन जी, आपकी कचौरी ने तो मेरा भी दिल जीत लिया। मेरे तो छोड़ो, मेरे पत्नी को भी आपके हाथ का ही कचौरी खाना पसंद है। आप इस तरह ही मेहनत से बनाते जाइए। सभी उनकी बहुत तारीफ करने लगे। रमेश खुशी से अपनी माँ को देखता है। तभी सेठ और उसकी आदमियां फिर से आते हैं। मालिक, वो औरत इधर फिर से ठेला लगाई है और ऊपर से हफ्ता भी देने को राजी नहीं है। इसकी इतनी औकात, हफ्ता भी नहीं देता और ऊपर से ठेला भी यही लगाता है। चलो इसे अभी दिखाता हूँ कि कल से कैसे ठेला लगाती है। इसकी हिम्मत तो देखो, आज भी कैसे सड़क पर ठेले लगाई है। सड़क के किनारे अवैध दुकान किसकी इजाजत से लगा रखी है? मैं यहाँ कोई ठेला फेरी नहीं चाहता। ये जगह तो आपकी नहीं है, तो फिर आप दुकान बंद करने वाले कौन हैं? काय रे, अपन को एड़ा बेड़ा समझा है क्या? हमारा से पंगा लेना इतना आसान नहीं है। जो भी हमारा से पंगा लेता है ना, वो सीधे खाई में गिरता। बेटा, चुप हो जाओ। साहब, हम तो बस अपना पेट चलाने के लिए ये ठेला लगाए हैं। हमारी इसी में रोजी रोटी बनता है। साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया हमें छोड़ दीजिए। खड़े खड़े देख क्या रही हो? तोड़ दो इसके ठेले को। अरे चलो रे भाइयों, अब इसका खेल खत्म कर देते हैं। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए हमें। मेहनत करने वाले लोगों पर क्यों आप ऐसे कर रहे हो? ए, चल हट जा यहाँ से, वरना तोहरा के ऐसा हाल करूंगा ना कि जिंदगी भर पछताएगा। ये बोलकर वे लोग ठेले को तोड़ फोड़ करने लगते हैं। मीना उनसे विनती करती है, पर वे लोग उसकी कोई बात नहीं सुनते। ठेले को तोड़कर गुंडे वहां से चले जाते हैं। वे गुंडों के जाने के बाद मीना और रमेश दुखी मन से वहीं बैठकर रोने लगते हैं। माँ, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, हमें इनसे बचकर रहना होगा। अब क्या करेंगे बेटा? हमारे सब कुछ छीन गए। पूरी मेहनत हमारी मिट्टी में मिल गया। माँ, डर कर मेहनत छोड़ देना भी तो हार ही होगी। हमें कोई रास्ता निकालना होगा।
रात गहराती है, पर दोनों माँ बेटे के चेहरे पर एक नाजुक सी थकान थी, जैसे कि वे सब कुछ खो चुके हों। उनके पास और कुछ भी नहीं बचा था। माँ, हमें पंडित जी के पास जाकर कुछ सहायता मांगना होगा। रात का समय। मीना और रमेश गांव के एक सम्मानित व्यक्ति पंडित जी से मिलने जाते हैं। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी, हम भारी संकट में पड़ गए, कृपया आप हमारे मदद कीजिए। बताओ क्या मदद चाहिए? पंडित जी, कुछ गुंडे ने हमारी सारी मेहनत जला दी। ये तो बहुत अन्याय हुआ। जिसने भी ये किया वो बहुत बड़ा पापी है। घबराओ मत मीना, ईश्वर सब देख रहा है। हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। तुम सच्चाई और मेहनत की राह पर हो, घबराओ मत। मैं गांव वालों से बात करूंगा। मीना बिल्कुल टूट चुकी थी, पर पंडित जी की बातें सुनकर उसे अब एहसास हुआ। पंडित जी, आपने सही कहा। मुझे भी खुद पर पूरा भरोसा है। अब मैंने फैसला ले लिया कि चाहे अब जो भी हो जाए, पर हम पीछे नहीं हटेंगे। आग से सिर्फ लकड़ी जलती है, मेहनत नहीं। हम फिर से शुरू करेंगे। और वह फिर से अपने बेटे के साथ मिलकर मेहनत से दुकान खड़ी करती है। पर इस बार उनके पास ठेला नहीं, बल्कि एक कच्चा मकान था। कचौरी की महक सुनते ही लोग वहां आकर भीड़ जमाने लगे। पर आज वह अकेली नहीं थी, उसकी तरफ पूरे गांव वाले थे। सुनो, मेहनत करने वालों को कोई नहीं रोक सकता। हम सबको एकजुट होकर इसकी मदद करना होगा। हाँ हाँ, हम इनके साथ हैं। अगर किसी ने कुछ गलत किया तो हम सब उसे नहीं छोड़ेंगे। गांव वालों को एक साथ देखकर मीना और रमेश बहुत खुश होते हैं। शाम का समय। सेठ अपने गुंडों के साथ हवेली में बैठा था। उसके गुंडे उसके सामने खड़े थे। ये औरत तो बहुत जिद्दी है, इसका कुछ करना होगा। हाँ मालिक, अपन इसके ठेले तोड़ दिए, फिर भी वो फिर से नया दुकान खड़ा कर ली। ऊपर से गांव वाले भी इसके सपोर्ट में हैं। अब इसे ऐसा झटका दूंगा कि ये कभी उठ ही ना पाई। सेठ जी, अपन एक काम करते, अपन ने इसके ढाबे को ही उड़ा देते। अगर ढाबे उड़ा दे तो इस औरत की जिद्दी भी बंद हो जाएगा। हाँ मालिक, अगर आप बोलो तो हम इसके ढाबा को उड़ा देते हैं। अरे बेवकूफों, पूरा गांव उसके साथ है। अगर जरा सा भी गांव वालों को शौक हुई ना तो हम तो गए जेल। तो फिर हम क्या करेंगे? रुको, तुम लोगों से नहीं होगा, मुझे कुछ सोचने दो। सेठ किसी भी हालत में उसकी दुकान को बंद कराना चाहता था। सुबह मीना की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी होती है। तभी कुछ पुलिस वाले आते हैं और मीना से पूछताछ करता है। आप ही मीना देवी हो ना? हाँ जी, मैं ही हूँ। पर क्यों? चलिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन। साहब क्यों? देखिए, आपके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की गई है कि आप मिलावटी खाना बेचते हो और यहाँ तक कि आप खाने में ड्रग्स भी मिलाते हो। हम तो पेट पालने के लिए 2 पैसे कमाते हैं, भला हम ऐसा क्यों करेंगे साहब? ये क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर साहब? ये औरत गरीब है लेकिन बहुत मेहनती है। इस पर गलत आरोप लगाया गया है। हाँ, मेरी माँ निर्दोष है। तभी वहाँ सेठ लालचंद आता है। सर, इसने ही खाने में ड्रग्स मिलाया है, तुरंत इसे अरेस्ट कर लीजिए। पता नहीं ये औरत हम गांव वालों को क्यों मारना चाहती है। भगवान का शुक्र है कि मैंने सही समय पर देख लिया, वरना ना जाने ये औरत किसे मार देती। नहीं साहब, हम मेहनत से काम करते हैं। ये झूठा आरोप है। हमने कभी कोई खराब खाना नहीं बनाया। अब आपको जो कहना है वो थाने में कहिएगा। फिलहाल हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। पुलिस मीना को गिरफ्तार कर लेते हैं। रमेश रोते हुए अपनी माँ को देखता है, लेकिन पुलिस मीना को ले जाती है। गांव वाले एकजुट होते हैं और पंडित जी के साथ मिलकर थाने जाते हैं। मेरी माँ निर्दोष है। हाँ साहब, हमें तो इसके हाथ के खाने से कभी कोई शिकायत नहीं हुई। लेकिन पुलिस सेठ के प्रभाव में थी और जमानत देने से मना कर देती है।
इधर सेठ अपने गुंडे के साथ पार्टी कर रहे थे। अब आईना पहाड़ के नीचे, बड़ा ही उसे उठने का शौक था ना। जा, हो गया काम तमाम। अब तो गांव वाले को भी लगेगा कि मीना ने ही खाने में ड्रग्स मिलाया था। मीना को जेल भेज के उसे बहुत हंसी आ रहे थे। रमेश दुखी होकर गांव के सरपंच के पास जाता है। सरपंच शहर के बड़े अधिकारी से मिलकर पूरे मामले की जांच करवाने का आदेश दिलवाता है। रमेश और गांव के कुछ युवा सेठ के पुराने नौकरों से बात करते हैं, जिनके साथ सेठ ने बुरा बर्ताव किया था। हाँ, मालिक ने कई गरीब किसानों की जमीन जबरदस्ती हड़प ली थी। जो विरोध करता था उसे मार पीट कर भगा देते थे। हाँ, मालिक के पुराने दस्तावेज अभी भी उनकी कोठी में रखे हैं। वहाँ उन्हें कई चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं। रमेश इन सबूतों को पुलिस के पास ले जाता है। इन नए सबूतों के आधार पर पुलिस को झूठे सबूत गढ़ने की बात पता चल जाता है और सेठ का भेद खुल जाता है। पुलिस मीना को छोड़ देते हैं। हमें माफ कर दीजिए मीना देवी, हमने शक के दायरे में आपको गिरफ्तार किया। आप निर्दोष साबित हुए। पुलिस सेठ को गिरफ्तार कर ले जाते हैं। सर देखिए, देखिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं बेगुनाह हूं सर। देखिए, मेरे बात तो सुनिए। गरीबों के ऊपर अत्याचार और शोषण के खिलाफ उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाती है।